नमस्कार। इस हफ्ते हम बात करेंगे जम्मू और कश्मीर की। पिछले हफ्ते हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर के नेताओं को बुलाया बातचीत के लिए। और मुख्य बात यह है कि उन्हीं नेताओं को बुलाया जिनको 2019 में 5 अगस्त को जब उन्होंने कश्मीर पे बड़ा फैसला लिया, जिसमें कि धारा 370 और 35 से में कश्मीर को जो विशेष अधिकार मिले थे उनको समाप्त किया, और ये बताया कि कश्मीर को 3 परिवारों ने लूटा है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उनके ऊपर खास करके महबूबा मुफ्ती के ऊपर पाकिस्तान परस्त होने के आरोप भी लगाए गए। और इन सारे नेताओं को, फारूक अब्दुल्ला हों, उमर अब्दुल्ला हों, महबूबा मुफ्ती हों, और इनके अलावा बहुत सारे नेताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी जेल में डाल दिया गया। और लंबी रिहाई के बाद ये छूटे तो ज़रूर, और अभी भी बहुत सारे जेल में हैं। अब इन्हीं नेताओं को बुलाया गया है बातचीत करने के लिए, और भारत सरकार कह रही है कि अब वो वहाँ पे राजनीतिक प्रक्रिया को बहाल करना चाहती है। तो सवाल ये है कि आपने राजनीतिक प्रक्रिया को ख़त्म ही क्यों किया? क्या जो बैठक अभी हुई, इस तरह की बैठक 5 अगस्त का फैसला लेने से पहले नहीं हो सकती थी? 5 अगस्त का फैसला लेने के बाद भी संसद में फारूक अब्दुल्ला को वहाँ जाने नहीं दिया गया, उनके घर के बाहर पुलिस लगा दी गई। और जब लोकसभा में किसी ने पूछा कि भाई फारूक अब्दुल्ला कहाँ है, तो हमारे गृह मंत्री ने बताया कि नहीं, उनकी तबीयत खराब है। और जब ये कहा गया कि नहीं, उनको यहाँ लाया जाए, तो उन्होंने कहा क्या मैं उनकी कनपट्टी पे बंदूक रख के उनको यहाँ लाऊं? और दूसरी तरफ फारूक अब्दुल्ला मीडिया को बता रहे थे कि भाई मेरे घर के बाहर पुलिस लगी है जो मुझे निकलने नहीं दे रही है, तो मैं घर से निकलूं कैसे? तो ये अजीबोगरीब परिस्थिति बना के कश्मीर के ऊपर ये फैसला थोपा गया बिना कश्मीर के लोगों की राय लिए। एक तरफा फैसला था भारत सरकार का, और इसके खिलाफ कोई प्रदर्शन न हो, इसके लिए इन्होंने बड़ी कड़ाई से न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर बल्कि पूरे देश में भी कहीं पे भी कोई प्रदर्शन नहीं होने दिए। मैं स्वयं इसका भुक्तभोगी हूँ, क्योंकि मेरे घर के बाहर भी कम से कम 2 बार पुलिस लगी है इस बात के लिए कि मैं घर से बाहर निकल के जम्मू कश्मीर के मुद्दे पे कोई प्रदर्शन न कर पाऊँ। जब भी हमने कार्यक्रम तय किए 5 अगस्त के बाद, तो घर के बाहर पुलिस लग गई। लेकिन अंततः हमने कार्यक्रम किया जब कन्नन गोपीनाथन यहाँ शहर में आए 2-3 महीने के बाद, 5 अगस्त के फैसले के बाद, तो फिर हम लोगों ने कार्यक्रम परिवर्तन चौक पे किया था। लेकिन शुरू के दिनों में सरकार बिल्कुल कोई प्रदर्शन नहीं करने दे रही थी किसी को अपने फैसले के खिलाफ। तो एकदम अलोकतांत्रिक तरीके से जिस तरह से ये फैसला लिया गया है, ये गलत था, और इसीलिए सरकार ने सबको नज़रबंद किया या जेलों में डाला। और सरकार ने ये दावा किया था कि ये फैसला लेने के बाद जम्मू कश्मीर का विकास होगा, वहाँ पे आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। लेकिन अभी आप देखिए, 2-3 दिन पहले आतंकवाद के इतिहास में पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है बम गिराने के लिए जम्मू के हवाई अड्डे पे। तो क्या हम कह सकते हैं कि आतंकवाद खत्म हो गया? बल्कि ये कहा जाएगा कि आतंकवाद के नए तरीके ढूंढ लिए हैं आतंकवादियों ने अपने हमले करने के लिए या जम्मू कश्मीर में दखलंदाजी करने के लिए, और सरकार बिल्कुल नाकाम है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि इतनी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था होने के बाद, क्योंकि कश्मीर में कुल मिला के भारतीय सेना के 12 लाख कर्मी लगे हुए हैं, सुरक्षा कर्मी। और इस छोटे से इलाके में देश के, क्योंकि अगर आप लद्दाख को हटा दें
तो कश्मीर का क्षेत्रफल बहुत छोटा हो जाता है, जम्मू कश्मीर का। तो इस छोटे से इलाके की रक्षा के लिए जहां 12 लाख सैनिक लगे हों, उसके बाद भी पाकिस्तान से घुसपैठ हो रही है, पाकिस्तान से विस्फोटक सामग्री चली आती है, जैसे पुलवामा हमले में हुआ, या पाकिस्तान से ड्रोन चले आ रहे हैं, अगर पाकिस्तान से आ रहे हैं तो ये सब कैसे हो रहा है? ये एक बड़ा सवाल उठता है भारत की सुरक्षा व्यवस्था पे भी, कि आप ड्रोन भी नहीं रोक पा रहे हैं, जो इंसान अंदर चले आ रहे हैं उनको भी नहीं रोक पा रहे हैं, तो फिर किस बात की सुरक्षा का आप दावा कर रहे हैं, और कैसे आप कह रहे हैं कि आपके फैसले से जम्मू कश्मीर की सुरक्षा बेहतर होगी? तो ये सारे बड़े सवाल हैं। विकास तो कुछ हुआ नहीं है। आप कश्मीर के लोगों से पूछ लीजिए, कश्मीर घाटी की अर्थव्यवस्था तो चौपट हो ही गई है, जम्मू की भी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, क्योंकि जो बहुत सारे पर्यटक जाते थे जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का बहुत बड़ा योगदान था, चाहे वो लोग घूमने के लिए जाते हों या अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हों। और सारी जो टैक्सियां वगैरह जम्मू से जाती थी, जम्मू के होटलों में लोग ठहरते थे कश्मीर जाने के लिए, उन सबका व्यापार जो है इस समय बंद है, और बुरी तरह से वहाँ की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, और सरकार के पास कोई उपाय नहीं है कि वहाँ की अर्थव्यवस्था को वो जिंदा वापस कर सके। विकास की बात तो बहुत दूर की है। और ये एक गलत चित्र प्रस्तुत किया गया कि जम्मू कश्मीर में विकास ही नहीं हुआ है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आपको उस तरह की गरीबी नहीं दिखाई पड़ेगी जिस तरह की गरीबी आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में दिखेगी। और वहाँ पे भूमि सुधार का बहुत अच्छा कार्यक्रम लिया गया था शेख अब्दुल्ला के समय में। वहाँ कोई भूमिहीन नहीं है, वहाँ पे उस प्रकार की ऊंच नीच की भावना समाज के अंदर नहीं है जैसी कि हम बाकी जगह पे सामंती समाज में, या हम जहाँ जातिवादी व्यवस्था अभी भी काफ़ी हद तक बनी हुई है, और उसका जो वरीयता क्रम है उसके हिसाब से उसमें जो शोषण होता है, उस तरह का आपको जम्मू कश्मीर में देखने को नहीं मिलेगा। लगभग सबके पास अपना घर, अपनी ज़मीन है। पहाड़ों पे आप देखेंगे कि घर दूर दूर बने हुए हैं, और उसके बावजूद हर एक घर में बिजली है। तो विकास के मानकों के हिसाब से, बल्कि प्रोफेसर जॉन ड्रेज ने दिखाया था कि विकास के मानकों के हिसाब से तो जम्मू कश्मीर शायद गुजरात से बेहतर है कई मायनों में। तो ये एक गलत चित्र प्रस्तुत किया गया कि कश्मीर में विकास नहीं हुआ है, और ये विकास हमारी सरकार करेगी अपने फैसलों से, वो हुआ नहीं है। लड़कियों की शिक्षा के मामले में जम्मू कश्मीर बहुत आगे है देश के अन्य राज्यों से। तो ये एक तरीके से देश को भ्रमित करके, और उनका असली मकसद जो था अब वो सामने आ रहा है। लद्दाख को अलग कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर में वार्ता करके जो राजनीतिक प्रक्रिया बहाल करने की बात हो रही है, उसमें सरकार कह रही है कि पहले हम परिसीमन करेंगे, और वहाँ के नेता खास करके महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि पहले आप धारा 370 बहाल कीजिए, राज्य का दर्जा बहाल कीजिए, तब चुनाव कराइए। और केंद्र सरकार कह रही है कि नहीं, पहले चुनाव होगा, उसके बाद राज्य का दर्जा बहाल करने की बात होगी, और खास करके परिसीमन पे जोर है। तो ये परिसीमन का क्या मतलब है, इसके क्या निहितार्थ है, इसको देखने की ज़रूरत है। असल में जो हमारी संघीय सरकार है वो चाहती है कि जम्मू इलाके में परिसीमन हो के वहाँ की जो सीटें हैं विधानसभा में उनको बढ़ाया जाए, और उसका मकसद सिर्फ एक है कि जम्मू कश्मीर जो मुस्लिम बहुल राज्य है, जहाँ का मुख्यमंत्री हमेशा मुस्लिम समुदाय से ही होता है, वहाँ वो चाहते हैं कि जम्मू इलाके से कोई भारतीय जनता पार्टी का हिंदू उम्मीदवार वहाँ का मुख्यमंत्री बने, ताकि वो दावा कर सके कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में किसी हिंदू को मुख्यमंत्री बनवाया। तो ये उनकी मंशा है, इसमें वो सफल भी हो सकते हैं, क्योंकि आखिरकार जम्मू कश्मीर के उन्होंने टुकड़े कर ही दिए,
जबकि ऐसी कोई मांग नहीं थी, जमीनी मांग। मतलब अगर उत्तराखंड बना, छत्तीसगढ़ बना, झारखंड बना, तो हम कह सकते हैं कि इसकी मांग थी। तेलंगाना की मांग थी, विदर्भ की मांग है, उत्तर कर्नाटक की मांग है। लेकिन लद्दाख को अलग किया जाए जम्मू कश्मीर से, ऐसी कोई बड़ी मांग नहीं थी। हाँ, लद्दाख के कुछ नागरिक जरूर चाहते थे कि वो स्वतंत्र हों, लेकिन जिस तरह की व्यवस्था वहां दी गई है जम्मू कश्मीर में, तो कम से कम एक चुनी हुई विधानसभा होगी ऐसी कल्पना है। लद्दाख में तो वो भी नहीं है। तो क्या वहां के लोगों को इस तरह का शासन मंजूर है जो सीधे केंद्र से चलाया जाए और उनके अपने कोई जनप्रतिनिधि ना हो? ऐसा लोकतंत्र में कैसे हो सकता है? तो बिना किसी मांग के, जनता के, उन्होंने ये फैसला थोपा और कोशिशें की कि नई पार्टियां खड़ी हो जाएं कुछ, जिनको वो मोहरा बना के अपनी राजनीति कर सकें। लेकिन उसका कोई जन समर्थन वहां पे उसको प्राप्त नहीं था। जो नई पार्टी खड़ी की गई और फिर दोबारा फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती से ही उनको वापस बात करनी पड़ रही है। और जो राज्य का दर्जा वापस लिया गया है, ये इसको वापस करने को केंद्र तैयार नहीं है। लगभग वो अपनी मर्जी ही थोपना चाहता है वहां के नेताओं के ऊपर। वहां के नेता भी मजबूर हैं, क्योंकि अगर वहां पे कोई राजनीतिक प्रक्रिया बहाल होनी है तो होगी तो वो संघीय सरकार के फैसले से ही, इसलिए वे भी बातचीत करने को मजबूर हैं। लेकिन वे लाचार हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, ये भी दिखाई पड़ रहा है। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर परिसीमन हो गया, जम्मू क्षेत्र की सीटें बढ़ा दी गई और चुनाव करा के वहां पे कोई भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री, और वो भी हिंदू समुदाय से, उसको वहां पे बैठाया जाए। तो जम्मू कश्मीर की पूरी राजनीति और वहाँ की जो जो जनसंख्या है और उसमें अलग अलग समुदायों का जो प्रतिशत है, और उसके हिसाब से परिसीमन करके वहाँ पे जम्मू की सीटें बढ़ा के एक हिंदू प्रतिनिधि को मुख्यमंत्री तो जरूर बनाया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी अपने इस उद्देश्य में सफल हो सकती है, लेकिन ये फैसला लोगों के हित में नहीं होगा, ये बात हम कह सकते हैं, क्योंकि ये फैसला ऊपर से थोपा जा रहा है। अगर यही काम जम्मू कश्मीर की सरकार खुद करती तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन ये जो काम केंद्र से किया जा रहा है, ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है, ये हमारे संविधान के खिलाफ है, और ये जो भारत सरकार ने, नेहरू की सरकार ने कश्मीर के राजा हरि सिंह के साथ जो फैसला किया था, ये उसके भी खिलाफ है। क्योंकि हमें याद रखना चाहिए कि अगर जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना है तो ये शेख अब्दुल्ला के कारण संभव हुआ है। क्योंकि जब पाकिस्तान से कबीलाई लोगों ने हमला किया जम्मू कश्मीर के ऊपर, तो राजा हरि सिंह तो अपने प्रधानमंत्री को लेके श्रीनगर छोड़ के चले गए थे और उसको शेख अब्दुल्ला को सौंप दिया था। ये तो शेख अब्दुल्ला और उनके साथियों का कमाल है कि उन्होंने लड़के श्रीनगर को बचाया, और उसके बाद ये पूरा श्रेय शेख अब्दुल्ला को जाता है, जिनकी नेहरू से मित्रता थी, जयप्रकाश नारायण से मित्रता थी, भारत के अन्य नेताओं से मित्रता थी, जिनकी वजह से जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना। और कुछ शर्तें थी, कश्मीर को एक विशेष दर्जा मिला, जिसमें सरदार पटेल की भी अहम भूमिका रही, क्योंकि लोगों का मानना था कि भाई वहाँ की इस व्यवस्था जो है वो अगर लोग चाहते हैं तो उनकी मर्जी के हिसाब से होनी चाहिए। वहाँ के जो राजा थे उनकी मर्जी के हिसाब से एक फैसला हुआ जो भारत सरकार को मंजूर था उस समय। लेकिन उन सब चीज़ों को जो हमने वायदा किया था जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, उससे हम धीरे धीरे पीछे हटे। सिर्फ ये सरकार नहीं, इसके पहले की भी सरकारें, उन्होंने उस फैसले में जो भी वायदे किए थे उन पे वो खड़े नहीं रहे। एक एक करके हम जम्मू कश्मीर की अपनी जो एक व्यवस्था थी जिसमें उनको आंशिक स्वायत्तता मिली हुई थी, जैसे भारत, और किस तरह की स्वायत्तता थी, एक तो उनका अपना संविधान था,
वो संविधान से लोगों को पता नहीं क्यों आपत्ति है, क्योंकि उस संविधान में लिखा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। बल्कि भारत के संविधान में ये बात नहीं लिखी है, लेकिन जम्मू कश्मीर के संविधान में लिखी थी, लेकिन उससे हमको आपत्ति थी। कश्मीर का अलग झंडा था, उससे भी हमको आपत्ति थी। क्यों, समझ में नहीं आता। किसी राज्य का कोई झंडा हो जाए, कर्नाटक का भी एक झंडा है जो सिद्धारमैया सरकार ने तय किया था। नागालैंड के लोग अलग झंडे, अलग संविधान की मांग कर रहे हैं और उसके बिना कोई फैसला नहीं हो पा रहा है उनका संघीय सरकार के साथ। तो अलग झंडा होने से भारत की संप्रभुता कैसे खतरे में पड़ जाती है, ये बात समझ में नहीं आती है। जबकि जम्मू कश्मीर के लोग संविधान में कह रहे हैं कि वो भारत का अभिन्न हिस्सा है। तो ये सारी चीज़ों को हमने कमज़ोर किया। उनकी आंशिक स्वायत्ता, जिसमें उनको ये अधिकार था कि भारत का कोई भी कानून वहाँ तभी लागू होगा जब वहाँ की विधानसभा उसको पारित करेगी। ये तो देखा जाए तो लोकतंत्र के हिसाब से बहुत अच्छी बात है। ऐसा अधिकार तो सभी राज्यों को मिलना चाहिए। क्यों केंद्र सरकार या संघीय सरकार अपने कानून पूरे देश में थोपे लोगों की इच्छा के खिलाफ? जैसे आप शिक्षा को लेंगे तो पूरे देश के लिए 3 भाषा की नीति है कि बच्चे 3 भाषा सीखें, लेकिन तमिलनाडु के लोग इसका विरोध करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि 3 भाषा के नाम पे वहाँ हिंदी थोपी जाएगी 3 में से 1 भाषाओं के रूप में। इसलिए वो कहते हैं कि वो 3 भाषा की नीति को नहीं मानेंगे, वो सिर्फ 2 भाषा की नीति चलाएंगे। तो वहाँ के बच्चे तमिल पढ़ते हैं और अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो अगर किसी राज्य को ये लगता है कि केंद्र की कोई नीति, अभी आप देखिए जीएसटी पूरे जोर शोर के साथ रात को 12 बजे संसद में लागू किया, इस तरह से कि जैसे बहुत कोई बड़ा फैसला लिया जा रहा हो देश की आज़ादी जैसा। और उसका नतीजा ये है कि सारे राज्य करहा रहे हैं क्योंकि केंद्र सारा कर वसूल के और राज्यों का जो हिस्सा दिया जाना चाहिए था वो नहीं दे रहा है। तो बहुत सारे फैसले हैं जो बहुत सारे राज्यों को मंजूर नहीं होते हैं और वो क्यों थोपे जाए। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री कह रही है, मुख्यमंत्री का महत्व राज्यपाल से ज्यादा है क्योंकि वो जनप्रतिनिधि, वो कह रही है कि यहाँ के राज्यपाल को हटाया जाए और उसकी बात नहीं मानी जा रही है। एक राज्यपाल ऐसा वहां बैठा हुआ है जो लगातार सरकार के काम में हस्तक्षेप कर रहा है। तो लोकतंत्र के अंदर राज्यों की स्वायत्ता होनी चाहिए, राज्यों को यह अधिकार होना चाहिए कि वो स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सके। बिहार में राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब बिहार आते थे तो वो उनको हवाई अड्डे पे लेने नहीं जाती थी। वो कहती थी कि मैं कोई उनके नीचे काम नहीं कर रही हूँ, भाई वो देश के स्तर पे एक जनप्रतिनिधि है, मैं अपने राज्य के स्तर पे एक जनप्रतिनिधि हूँ। जनप्रतिनिधि दोनों हैं, दोनों की हैसियत बराबर है। बस ये है कि उनका चुनाव क्षेत्र थोड़ा बड़ा है, मेरा थोड़ा छोटा है, यही तो अंतर है। तो लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों की भावना का सम्मान होना चाहिए और जो भी फैसले हो वो उनके द्वारा, विधानसभाओं के द्वारा, संसद के द्वारा होने चाहिए, न कि कुछ चंद लोग मिल के बैठ के फैसले ले लें और फिर लोगों के ऊपर थोपें। तो ये जो कुछ भी कश्मीर में हो रहा है ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ की जनता को मंजूर नहीं है। तो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की सरकार भले ही अपने फैसले वहां पे थोप दे, लेकिन ये फैसले वहां लोग स्वीकार करेंगे कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जो कुछ भी वो कर रहे हैं वो ना सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए ठीक नहीं है बल्कि पूरे देश के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि जाने माने लेखक बुद्धिजीवी प्रताप भानु मेहता ने कहा था 5 अगस्त के बाद कि जो फैसला कश्मीर में लिया गया है इससे कश्मीर का भारतीयकरण नहीं होगा बल्कि भारत का कश्मीरीकरण हो जाएगा। और ये हम लोग अब देख रहे हैं कि पूरे भारत में जिस तरह से कश्मीर में तालाबंदी होती थी, जिस तरह से कश्मीर में मानवाधिकार का हनन होता है, जिस तरह से कश्मीर में लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है लंबे समय के लिए, जिस तरह से कश्मीर में लोग घरों में नजरबंद कर दिए जाते हैं, जो लोग सरकार से असहमति रखते हैं, अब पूरे देश में ये इस तरह की चीजें होने लगी हैं। तो ऐसा लगता है कि प्रताप भानु मेहता जी ने जो कहा था
कि कश्मीर का भारतीयकरण नहीं होगा बल्कि भारत का कश्मीरीकरण हो जाएगा, ये बात अब सही लगने लगी है। तो इसलिए जो फैसला सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए लिया है या लेने वाली है, वो कश्मीर के लिए ही सिर्फ नुकसानदायक नहीं है बल्कि पूरे भारत के लोकतंत्र के लिए वो खतरा है, क्योंकि जो चीज आज कश्मीर में हो रही है वही चीज कल भारत के किसी दूसरे हिस्से में भी हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, और हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। नमस्कार।